ऑलराइट, पिछली क्लास तक हमने म्यूचुअल इंडक्शन खत्म करा। म्यूचुअल इंडक्शन होता है द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन वन कॉइल व्हेन करंट इन इट्स डिफरेंट, मतलब जो उसके पास में अगर कोई कॉइल रखी हो तो उसमें अगर करंट चेंज होगा तो एक कॉइल के अंदर करंट आ जाएगा। जैसे कि एक कॉइल आपने इधर रखी है, उसको बैटरी से कनेक्ट कर लो फॉर एग्जांपल, और इसके पास में एक और कॉइल रख दो जिसको गैल्वेनोमीटर से आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर कोई ऐसा सा सेटअप है तो पहली कॉइल में अगर करंट चेंज होगा तो दूसरी कॉइल के अंदर भी करंट आ जाएगा अपने आप, मैजिक। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? म्यूचुअल इंडक्शन, phenomena of production of induced EMF or induced current in one coil when current in its neighboring coil changes. और म्यूचुअल इंडक्शन के साथ हमने करा था कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिसको कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा था। दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस is given by capital M. Unit of mutual inductance is Henry, ऑसवर्ल्ड वाला हेनरी। और इसकी वैल्यूज भी हमने कुछ देखी थी, बट ये कहाँ से आया था फंडामेंटली आपको अगर याद हो, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी डिपेंड्स ऑन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। हमने शुरुआत में दो कॉइल्स बनाई, एक बैटरी से कनेक्टेड थी और दूसरी गैल्वेनोमीटर के साथ वैसी अपने आप से कनेक्टेड। तो जब पहली वाली कॉइल में करंट में चेंजेस आएंगे, वी आर कॉलिंग दिस कॉइल एज प्राइमरी, दिस एज सेकेंडरी। पहली कॉइल में अगर करंट में बदलाव आएगा, उसी की वजह से कोई ना कोई फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा कॉइल, और वो वाला मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल तक पहुंचेगा। जितना फील्ड दूसरी कॉइल तक पहुंचेगा उसी पे दूसरी कॉइल का फ्लक्स डिपेंड करता हो। तो ये इतनी बात हो ना। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल, एस वाली कॉइल सेकेंडरी, इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन हटाओ और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दो, कैपिटल एम। तो अपना फाई एस इज इक्वल टू एम टाइम्स आई पी, जहाँ पे टर्म्स वेल नोन है। फाई एस इज द फ्लक्स इन द सेकेंडरी, आई पी इज द करंट इन द प्राइमरी, एम इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल। ठीक है, फिर हमने एम की वैल्यू डिराइव करी थी। हमने ये एस्टैब्लिश करा था कि एम की क्या वैल्यू होगी, किसी को याद है? म्यू नॉट म्यू आर n1 n2 a upon L by not trivial. l। तो कई बार एक मार्क में ये सवाल आ जाएगा कि प्राइमरी कॉइल में इतने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सेकेंडरी कॉइल में इतने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सेकेंडरी कॉइल के हर एक टर्न का एरिया इतना, कुछ भी गिवन वैल्यूज होंगी, और कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटिव, ये सब, या यूं कह लो कि रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इज म्यू आर, या कुछ वैल्यू गिवन होगी। लेंथ ऑफ द प्राइमरी वुड बी गिवन, और आपको पता लगाना है कि कितनी म्यूचुअल इंडक्शन है, कितना कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तभी होगा जब आपका फॉर्मूला क्लियर हो। ठीक है, ओके। अच्छा हाँ, हमने ये देखा कि फ्लक्स इज इक्वल टू एम टाइम्स आई पी, और जितना भी करंट सेकेंडरी में आएगा वो तो ईएमएफ की वजह से होगा। तो हम हर बारी ईएमएफ को ही कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू आउट दिस चैप्टर। तो यहाँ पर भी जैसे फ्लक्स निकाल लिया ना हमने, नाउ वी गोना फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सो डी बाई डी टी ऑफ फाई एस इज इक्वल टू एम टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ आई पी। एम को मैंने डेरिवेटिव की साइन के अंदर क्यों नहीं इंक्लूड करा? क्योंकि एम इज अ कांस्टेंट। तो ऐसी सी कुछ एक्सप्रेशन बनता है, एक नेगेटिव साइन आ जाता है ऐसे, विच इंडिकेट्स कि क्या ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ इज नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। गेट दिस थिंग क्लियर? सेम ग्राउंड्स पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे जो आज का है।
ये कल की क्लास में, पिछली क्लासेस में हमने कर लिया, तो इसको लिखने की कुछ खास है जरूरत नहीं। आज का जो टॉपिक है दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। कल तक किया था म्यूचुअल इंडक्टेंस, आज करना है सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो, बहुत लॉजिकल बात है, जब हम कहते हैं कि अगर प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा तो उसकी वजह से सेकेंडरी के साथ साथ कुछ ना कुछ फ्लक्स चेंज होगा। तो इससे हमारा ये मतलब होता है, मतलब पिछली बातों में हम लोग यही करते आए हैं कि प्राइमरी में अगर करंट चेंज होगा तो सेकेंडरी के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि प्राइमरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। बट डू वी एवर टॉक अबाउट द फ्लक्स इनसाइड द प्राइमरी इटसेल्फ? जैसे कि देखो जरा ध्यान से, कुछ ऐसा सेटअप है, दिस इज द प्राइमरी कॉइल, और जैसे ही इस स्विच को आपने क्लोज करा तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा। जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू करेगा, इसके अंदर पहले जीरो मैग्नेटिक फील्ड था और फिर अचानक से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आना शुरू हो जाए, यानी प्राइमरी कॉइल के अंदर भी फ्लक्स में बदलाव आया है। एंड वेरेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स इनसाइड एनी कॉइल, देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन सिर्फ लेंज लॉ की वजह से। तो क्या आइडिया है कि जब भी करंट चेंज होगा किसी भी कॉइल में, उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी इन द रिवर्स डायरेक्शन अपोजिंग द कॉज ऑफ द ईएम। कॉज क्या है? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। पहले जीरो मैग्नेटिक फील्ड था पासिंग थ्रू दिस एरिया, फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदल गई, कुछ एक फाइनाइट वैल्यू आ गई। तो जितना चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हुआ या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस होनी चाहिए। वो ईएमएफ रिवर्स डायरेक्शन में होगी और वो ऐसी कुछ होगी, वो करंट को ग्रो करने से रोकेगी। अगर आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, तो सी दिस। जब करंट इधर से आएगा, सपोज दिस स्विच इज क्लोज, जब करंट इधर से फ्लो करेगा अपनी इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड वुड बी डाउनवर्ड्स। अग्रीड? ये बात तो समझ गए? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये सिंपली राइट हैंड थंब रूल कहते हैं जिसको। यस, डू यू कॉपी दैट? फ्लक्स वुड बी डाउनवर्ड। सही है इतना? अब ये जो चेंज इन फील्ड हुआ, या करंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, चेंज इन फील्ड भी इसी तरफ आ रहा है, तो आप यूं कह लो कि एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड इधर को प्रोग्रेस कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ये वाले मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगा, यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगी ड्यू टू ईएमआई जो हम पढ़ते रहे हैं, तो वो वाली जो ईएमएफ होगी उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज करेगा। एंड फॉर दैट करंट आल्सो हैज टू ग्रो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इधर को ही ग्रो करना चाहिए करंट। करंट पहले आ रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का करंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में लगने लगे। सो ओवरऑल करंट को ग्रो करने में प्रॉब्लम आएगी। इनिशियली ऐसे आ रहा था, पर ईएमएफ इंड्यूस होगी तो कुछ करंट पीछे की तरफ आना लग गया। तो कोई मान लो आपने इधर बल्ब वगैरह कनेक्ट कर रखा है, इधर आपने कोई बल्ब कनेक्ट कर रखा है, एंड दिस इज योर सर्किट। तो आपने सर्किट में बल्ब कनेक्ट कर रखा है और अपना ईएमएफ आपने चेंज करी या आपने स्विच को ऑन करा, तो आप सोचोगे पहली बात तो कि बल्ब सीधा सीधा ग्लो करना चाहिए, बट इट वुड नॉट हैपन। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, करंट फ्लो करना शुरू करेगा, बल्ब तक पहुंचने लगेगा, तभी उस कॉइल के अंदर जो इधर ड्रॉ करी गई है, जो होगी आपके सेटअप में, उसके अंदर रिवर्स डायरेक्शन में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी,
रिवर्स डायरेक्शन सिर्फ लेंज लॉ की वजह से। तो रिवर्स डायरेक्शन में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी जो कि ग्रोथ ऑफ करंट को रोकेगी, या यूं कह लीजिए इंक्रीज इन फ्लक्स को रोकेगी। तो करंट एकदम से तो नहीं पहुंचेगा बल्ब तक, स्लोली स्लोली पहुंचेगा। तो इसलिए जो ईएमएफ पीछे की डायरेक्शन में या फिर रिवर्स डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाती है इन वन कॉइल, उसको बैक ईएमएफ भी बोला जाता है, और सिंपली उसको सेल्फ इंडक्टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ लो कि सेम कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस। सिंस दिस सेल्फ इंडक्टेंस इज इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द करंट सप्लाइड, तो इसलिए इसको बैक ईएमएफ भी कहते हैं। लिख लो, इसके लिए चंद पंक्तियां लिखो। हाउ डू वी डू दिस? चलो ऐसे, व्हेन करंट थ्रू अ सोलेनॉइड चेंजेस, लिख रहे हो सभी साथ साथ? बोलो भाई, कुछ तो लिख रहे हो? यस सर, यस सर। ठीक है। व्हेन करंट थ्रू एनी सोलेनॉइड चेंजेस, जैसे भी करंट चेंज होगा तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। When a current through solenoid changes, it changes the magnetic field and hence the magnetic flux associated with it. This change in magnetic flux produces an induced EMF. देखो, this change in magnetic flux produces an induced EMF in the same solenoid. और क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हमेशा लेंज लॉ फॉलो करती है। तो आप एक चीज और ऐड कर सकते हो कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी टू द चेंजिंग करंट। This change in magnetic flux produces an induced EMF in the same solenoid in a direction opposing the change in current. ठीक है? This induced EMF in the reverse direction, come on, this induced EMF in the reverse direction is called as back EMF. This induced EMF in the reverse direction is called back EMF. And the property of a coil, जिसकी वजह से ये सब होता है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा? सेल्फ इंडक्टेंस।
which causes an opposing EMF. The property of a coil which causes an opposing EMF to be induced across it is called as self-induction. समझ गए जी हम लोग बात? सेल्फ इंडक्टेंस वाली बात समझ में आई? Yes, sir. काउंटर इंट्यूटिव तो Yes. नहीं लग रही? ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार ये कैसे अचानक से? इंट्यूटिव है, मतलब कि भेजे में घुस रही है, या फिर ऐसा लग रहा है Yes, कि sir. यार बस अनदर डे? हाँ ठीक है, ऑल सेट, शुड वी मूव ऑन? बोलो। Yes, sir. ग्रेट। अब जैसे हम लोग मैथमेटिकली भी इसी बात को लिख लेते थे पिछली बार, जैसे हमने सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए किया, सेम हम अभी कर लेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। इसको ना साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेट करता हुआ एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं। बैक ईएमएफ या फिर सेल्फ इंडक्शन की वजह से अगर आप किसी सर्किट में कोई इंडक्टर लगाओ, जो ये स्प्रिंग सोलोनॉइड वगैरह होते हैं, इनको इंडक्टर कहा जाता है। So if you have a spring solenoid etc. in a circuit like this, ऐसा कुछ सेटअप है अगर, और यहाँ पे मान लेते हैं एक बल्ब कनेक्ट कर दिया हमने, तो जैसे ही करंट दौड़ना शुरू करेगा सर्किट के अंदर, जैसे ही आपने जैसे ही आपने की लगाई, सर्किट क्लोज हो जाएगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो जैसे ही करंट आएगा, यू वुड एक्सपेक्ट कि बल्ब एकदम से ऑन हो जाएगा। इस सर्किट के अंदर जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है, हर सोलोनॉइड वगैरह चीज को इंडक्टर कहते हैं, पहली बात तो ये, क्योंकि इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए इसको इंडक्टर कहते हैं, या इसके अंदर ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडक्टर्स ऑल द वे। अच्छा, अगर किसी सर्किट के अंदर इंडक्टर लगा हुआ है, मान लो बल्ब कनेक्टेड है सर, तो जैसे ही करंट ग्रो करना शुरू करेगा, इंडक्टर में अपने आप के अंदर एक रिवर्स डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसको कि हमने बैक ईएमएफ बोला। तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब या फिर जब आपने ये टॉपिक ना पढ़ा होता, उससे पहले आप एक्सपेक्ट करते कि जैसे ही आप स्विच ऑन करो, फटाक से बल्ब ग्लो कर जाएगा फुल ब्राइटनेस पे, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रास्ते में एक इंडक्टर लगा है। इंडक्टर के थ्रू जैसे ही करंट चेंज होगा, इंडक्टर के अंदर एक रिवर्स डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, जिसको कि बैक ईएमएफ बोला जाएगा। रिवर्स डायरेक्शन में सिर्फ लेंज लॉ की वजह से है, एंड एज अ रिजल्ट इट विल अपोज द ग्रोथ ऑफ करंट। इफ देयर इज any opposition in the growth of current, bulb will not glow to its full brightness instantaneously, और यूं कह लो कि बल्ब को फुल ब्राइटनेस पे आने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। सिमिलरली अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, तब भी बल्ब एकदम से बंद नहीं हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम फॉर द बल्ब टू कम बैक टू जीरो ब्राइटनेस, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट को ये इंडक्टर अपने पास पकड़ के रखेगा। इट विल अपोज द मेक और ब्रेक ऑफ द सर्किट, ठीक है। लेंज लॉ के मुताबिक अगर मान लो करंट ग्रो कर रहा था, तो ये करंट को ग्रो करने से रोकेगा, और जैसे ही स्विच ऑफ हुआ तो करंट बंद हो गया। पर इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है कि वो करंट को बंद होने से भी रोकेगा, बोथ वेज। जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है, दैट इज इंड्यूस्ड इन सच अ मैनर दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग। कॉज क्या है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है ड्यू टू चेंजिंग करंट। काफी सारी, मतलब बहुत वीव्ड इन है ये वाला टॉपिक, आप अगर समझ पाओ उसको।
एग्जाम्पल डन. Yes. लिख लो छोटी सी बात इसके बारे में. द बल्ब डज नॉट कम टू फुल ब्राइटनेस. द बल्ब डज नॉट ग्लो टू फुल ब्राइटनेस इंस्टेंटेनियसली. इंस्टेंटेनियसली का क्या मतलब है? फटाक से. द बल्ब डज नॉट ग्लो टू इट्स फुल ब्राइटनेस इंस्टेंटेनियसली इन दिस सर्किट जो मैंने लेफ्ट साइड में ड्रॉ करा as an induced EMF in the reverse direction inside the inductor opposes the growth of current. Likewise इसको reverse manner में भी समझ सकते हो कि bulb will not what the bulb will not क्या कहेंगे? The bulb does not, or the brightness of the bulb does not decay to zero instantaneously. Again with the same reason कि reverse direction में एक EMF होगी जो कि इंडक्टर के अंदर होगी जिसको बैक EMF भी कहा गया है throughout this, which opposes the decay of the current. So here's this. और अगर हमने कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकालना है तो उसके लिए क्या आइडिया रखेंगे कि सेल्फ इंडक्शन हो रही है विद चेंजिंग फ्लक्स इनसाइड द कॉइल इटसेल्फ, इसी कॉइल के अंदर. तो मतलब हमें फ्लक्स इन द कॉइल को कंसीडर करना. पर वो वाली जो फ्लक्स है जो इस कॉइल के अंदर चेंज हो रहा है वो फ्लक्स इसी कॉइल के करंट की वजह से चेंज हो रहा है. तो जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा ऑन द करंट इनसाइड. तो प्राइमरी सेकेंडरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही कॉइल है. तो फ्लक्स इनसाइड द कॉइल डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द करंट इन द कॉइल. और इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट होगा उसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करा जाता है. और आगे जितने भी इंडक्टर्स की बात करोगे आप सभी में कैपिटल एल का ही इस्तेमाल करते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अक्षता? एस से, एम, कैपिटल एम. कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को एम से रिप्रेजेंट करते आए हैं एंड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को एल से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. तो इसके लिए क्या बात करनी है हमने कि फ्लक्स इनसाइड द कॉइल डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट इन द कॉइल. पहले थोड़ी सी अंग्रेजी लिखेंगे फिर उसके बाद उसको मैथमेटिकल फॉर्म में बताएंगे. लिख लो साथ साथ. द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil is proportional to the current in the coil. Proportional का क्या मतलब? It depends on it.
तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट इन द कॉइल को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मतलब हो गया जी? फ्लक्स इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को जब भी हटा के इक्वल टू का साइन लगाते हैं, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ, इक्वल टू लगाओ, तो एक कांस्टेंट घुसाओ। दिस कांस्टेंट हियर L is called as coefficient of self induction या फिर simply self inductance। सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी कॉइल या सोलेनॉइड की होती है कुछ ना कुछ, और इसकी यूनिट क्या होगी? गैस इंडक्टेंस है, गैस पिछली क्लास में करा है थोड़ा सा। हे हेनरी इज इट्स यूनिट। ठीक है, तो लिख लो साथ साथ, यूनिट हेनरी, या तो स्मॉल HENRY लिखो या फिर कैपिटल H लिखो, एक ही बात। सही है जी? पृथ्वी ठीक है सर? यस सर। ओके, अब हमने कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की भी बात कर ली, एल की बात कर ली, और जो मैथमेटिकल फॉर्म पर हम लोग आ गए, ये वाली दैट पाई इज इक्वल टू एल टाइम पाई, इसको ही हम आगे लेकर के जाएंगे और इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे। मतलब बैक ईएमएफ कितनी आई, इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको कि बोल सकते हैं, कितनी आई, उसका मेजर भी हम इधर से निकालेंगे। हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी पाई बाई डी टी आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे भी डी बाई डी टी ऑफ एल आई आ जाएगा। एल बीइंग अ कांस्टेंट विल बी आउट ऑफ द डेरिवेटिव साइन, तो सिर्फ डी आई बाई डी टी होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के ऊपर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिपेंड करता होगा। जैसा ऊपर करा था मैग्नेट म्यूचुअल इंडक्शन के लिए करा था, जैसा सेम वैसा है। इसी को आगे लेके चलेंगे इक्वेशन को। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। WRT समझते हो? विद रिस्पेक्ट टू, हाँ जी सर। इस इक्वेशन में आप कर लो डी बाई डी टी ऑफ फाई, राइट साइड पे हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एल आई, बट एल इज अ कांस्टेंट, वो टाइप ऑफ इंडक्टर पे डिपेंड करेगा। इंडक्टर यानी कि सोलेनॉइड किस तरह का है उस पर डिपेंड करेगा, और किसी एक गिवन सोलेनॉइड के लिए गिवन कंडीशंस के अंदर सेम वैल्यू रखेगा। सो एल शुड बी आउट ऑफ द डेरिवेटिव साइन, और आपके पास हो जाना चाहिए एल टाइम्स डी आई बाई डी टी, और लेफ्ट साइड पे है डी फाई बाई डी टी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू एल टाइम्स डी आई बाई, बट induced EMF is given by I है, induced EMF is given by one EMF equals minus d phi by dt। तो अपनी ये वाली जो इक्वेशन हमने बनाई, इसमें बस एक नेगेटिव साइन डाल दो तो EMF की बात आ जाएगी, induced EMF क्या है उसकी बात आ जाएगी। So you can say therefore the induced EMF is equal to minus d phi by dt, which is equal to minus L times di by t. In short, induced EMF E is equal to negative of L di by dt. नेगेटिव साइन क्यों है?
क्योंकि ये वाली ईएमएफ रिवर्स डायरेक्शन में होगी टू द चेंजिंग करंट। चेंजिंग करंट की वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती हुई ईएमएफ होनी चाहिए, इसलिए रिवर्स डायरेक्शन में होगी, इसलिए नेगेटिव। ऐसा साथ साथ लिख रहे हो ना आप लोग? Yes, sir. चलें आगे, कोई पीछे तो नहीं रह गया, कोई छूट तो नहीं गया? 1 मिनट 2 मिनट सर बस। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट। अच्छा, ये वाला एक्सप्रेशन हमने जब डिराइव कर लिया, इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप डिफाइन करो 1 हेनरी ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कर लोगे? डिफाइन 1 हेनरी ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। निखिल चलो आगे। Yes, sir, होगा हाँ। यहाँ पर आने के बाद इफ आई हैव वन क्वेश्चन टू यू, इफ आई पोज वन क्वेश्चन टू यू, define 1 Henry of self-inductance। तो हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए भी किया था, आपको बताना है कि L की वैल्यू 1 होगी, 1 हेनरी होती है, इसको कैसे डिफाइन करोगे? सर जब ईएमएफ 1 होगा कॉइल के थ्रू इंड्यूस्ड ईएमएफ। और हाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट होगा और जो कॉइल में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर पर सेकंड होगा। वेरी गुड। इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते ही नेगेटिव साइन एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज इन द रिवर्स डायरेक्शन। आपने इंड्यूस बोल दिया मतलब रिवर्स डायरेक्शन में ही होगा, तो ये नेगेटिव साइन अपने आप। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, द इंड्यूस्ड ईएमएफ inside an inductor is given by E equals minus L times di by t। फिर बोलना है if E is equal to 1, ये नेगेटिव साइन हटा देंगे हम लोग फिलहाल, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात करें। ये यूं कह लो कि हमने पहले इंड्यूस्ड बोल दिया तो इसलिए नेगेटिव डालने की जरूरत। if E is equal to 1 volt and di by dt is equal to 1 ampere per second, एम्पियर पर सेकंड क्यों है इसकी यूनिट? क्योंकि डी आई बाई डी टी में आई इज इन द न्यूमरेटर, टी इज इन द डिनोमिनेटर। आई की यूनिट एम्पियर, टी की यूनिट सेकंड, तो एम्पियर पर सेकंड होनी चाहिए इसकी। चलो, इफ ई इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकंड, देन एल इज इक्वल टू 1 हेनरी। दसो क्या लिखूं? 1 हेनरी ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कराओ यार कंप्लीट। सो गए। 1 हेनरी ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस is said to be produced तो ऐसे कह लो, या फिर क्यों कह लो कि 10 एन इंडक्टर इज सेड टू बी ऑफ 1 हेनरी। ऐसे ऐसे बेटर लगेगा, सुंदर लगेगा। लेट्स मेक इट दिस वे। एन इंडक्टर
is said to be of 1 Henry. If an EMF of 1 volt is induced, when current changes at a rate of 1 ampere per second. तो किसी भी इंडक्टर को 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस का तभी बोलेंगे जब उसके अंदर 1 वोल्ट की ईएमएफ बदलेगी व्हेनेवर, या 1 वोल्ट की ईएमएफ इंड्यूस होगी व्हेनेवर करंट चेंजेस एट अ रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड। तो हमने वही बात जो ऊपर मैथ्स में लिखी थी या फिर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी थी, नीचे उसकी अंग्रेजी बना के लिख दी और इसी के मार्क्स मिलेंगे। दिस पार्ट, एंड इट इज वेरी लॉजिकल टू रीच टू दिस पार्ट, तो कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ के करना सारा। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस जिसको कहा जाता है एल, हम उसका एक्सप्रेशन डिराइव करें। तो शांत लिख लिया सब कुछ? शांत? Yes, sir. Done? Yes, sir. Okay. Let's move on then. सेल्फ इंडक्टेंस किस चीज में होती है? किसी भी स्प्रिंग, सोलेनॉइड एक्सेट्रा, कॉइल्स वगैरह में। तो नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट वन, इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। जैसे हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस किया था उसी पर। डेरिवेशन ऑफ इट्स एक्सप्रेशन। हाँ, again this is important. कुछ एक प्रीलिमिनरीज, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ये सब पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए भाई? क्योंकि हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला अडॉप्ट करते हैं, जो हमने ऊपर भी लिखा हुआ है, उसको यहाँ पे भी एक बार मैं लिख देता हूँ। phi is equal to L times I, where phi is flux inside the coil या फिर flux inside the solenoid, flux through the solenoid. I is the current through the solenoid, and L is what we are looking for. ठीक है, एक चीज। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है पहली बात। बट एक चीज और हमें पता है कि फ्लक्स कभी भी अगर लिखना हो, अगर, तो ये तो होता है सिर्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर। और अगर कुछ ऐसा सेटअप हो जैसा कि हमारे केस में बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर आर मेकिंग 0 डिग्रीज एंगल विद ईच अदर, कि एरिया भी ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बन। एरिया इज अ वेक्टर, राइट? तो एरिया की जो भी सरफेस होगी उससे परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स वेक्टर, जो पर्पल कलर का मैंने बनाया है, अज्यूम दिस इज एरिया वेक्टर, बाकी मैग्नेटिक फील्ड
तो जब इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा, B डॉट A विल बी रिजॉल्व एज BA cos थीटा. थीटा 0 है तो cos ऑफ 0 विल बी 1. तो मतलब आप सिर्फ फ्लक्स को B इंटू A भी लिख सकते हो, सिंपल मल्टीप्लीकेशन. तो ऐसे केस में फ्लक्स शुड हैव बीन गिवन बाय जस्ट B इंटू A. और अगर ये तो सिर्फ एक कॉइल की वजह से है, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड द कॉइल, यू कैन से द फ्लक्स इज इक्वल टू n टाइम्स B इंटू टोटल फ्लक्स. ठीक है, तो मतलब हमने ये चीजें क्रॉस सब्स्टिट्यूट करते हैं, इधर से उधर लेके जाते. अब कुछ एक टर्म्स आ जाती हैं कि व्हाट इज B. B इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द सोलेनॉइड. और वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द सोलेनॉइड हमने यूनिट 3 में करा था. बोलो किसी को याद हो? म्यू नॉट एन है. म्यू नॉट एन है, वेयर म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. अगर फ्री स्पेस ना हो तो म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दो, रिलेटिव परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई. अच्छा, एन क्या था? एन वाज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन एन वाज द नंबर ऑफ टर्न्स पर पर यूनिट लेंथ. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. मतलब कि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, अगर l लेंथ है तो दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट. अच्छा, करंट भी होगा. तो सेल्फ इंडक्टेंस हमने ऐसे निकालना है. B की वैल्यू यहां से उठा करके इधर डाल दो. A विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच कॉइल. और हमने इधर वाली इक्वेशन को इसके साथ इक्वेट करना है. L की वैल्यू फाइनली कुछ ना कुछ आए. ठीक है, तो टू स्टार्ट विद आपने सिर्फ ऐसा करना है, वी नो दैट, ये पहले इक्वेशन लिखनी है सिर्फ ना. वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू L टाइम्स. अगर टर्म्स डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो. फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, I is the current in the coil, L is the self inductance of the coil. Also, flux is given by phi equal to B into for one turn of the coil. और अगर वहां पे n नंबर ऑफ टर्न्स हो किसी कॉइल के अंदर, जो जिसकी भी हम बातें करते हैं, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल, तो आपने n से मल्टीप्लाई कर दो. और n टर्न्स flux would be n times B. Where B is the magnetic field strength inside the solenoid, या फिर inside the coil, where B is magnetic field strength inside the coil, given by mu into Ni, where this small n is number of turns per unit length. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. L being the length of the solenoid. मैं सोलेनॉइड और कॉइल को इंटरचेंजिंगली लिख रहा हूँ, वो इसीलिए ताकि आप समझ जाओ कि दोनों एक ही बात.
ठीक है जी, आई इज द करंट थ्रू द सोलेनॉइड या फिर कॉइल, जब भी आप कहना पसंद करें। ये वाली बी की वैल्यू उठा करके ऊपर इस इक्वेशन में डाल दो, phi would turn out to be, phi would become n into b की वैल्यू हमने लिखी mu into n by l into n। म्यू क्या है? परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, जो भी कुछ हो, म्यू इंटू n बाय l इंटू आई, और ये तो b हो गया, n लिख लिया, b लिख लिया, अब a लिख लिया, सिर्फ a से मल्टीप्लाई। म्यू की जगह पे आप लोग म्यू नॉट इंटू म्यू आर भी लिख सकते हो, बिकॉज ये तो परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम है, और उसको आप रिलेटिव परमिएबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ लिख सकते हो, और n इंटू n विल बिकम n स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, और ये एरिया एंड करंट। तो फ्लक्स एक तरह से ऐसे भी निकल आया। दिस इज सेकंड इक्वेशन जिसमें मैंने फ्लक्स निकाल कर दिया। नाउ रिकॉल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, recall from equation number 1 that flux is equal to L into I, और इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या देख रहे हैं? फ्लक्स इज इक्वल टू समथिंग इनटू I, तो मतलब दिस समथिंग शुड बी इक्वल टू L। L क्या था निखिल? सेल्फ इंडक्टेंस। गुड। So from 1 and 2, L is equal to mu naught mu R n square by L A. That's it. Completed? पारुल आपको समझ में आ रहा है? Let me know when you finished, मैं आगे चलूँ। चलें जी आगे। हो गया? Okay. अब इस डोमेन का लास्ट टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्शन या इंडक्टेंस पर। ऐसी सी किसी कॉइल के अंदर क्या एनर्जी स्टोर्ड हो जो कि ग्रोथ ऑफ करंट को रोकती है? ऐसी क्या शक्ति है इसके अंदर? तो उसकी बात करें। वो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में है, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होता है। उस ईएमएफ की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो घूम फिरा के बात यही है कि कॉइल के अंदर करंट को ग्रो करने से या फिर करंट को डिके करने से ऐसी क्या चीज है जो अपोज करती है, या कितनी एनर्जी है ऐसी जो वो चीज कॉज करती है
वो डायरेक्टली करंट पे डिपेंड करता होगा ऑफ कोर्स, और इस सेल्फ इंडक्टेंस पे डिपेंड करता होगा। इतना तो आइडिया है हमें। तो बस अब उसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं एक छोटा सा डिराइव करके। वी विल नाउ डू एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टेंस कॉइल। छोटा सा टॉपिक है, एनर्जी स्टोर्ड in an inductance। इंडक्टेंस कॉइल क्या कह रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? कोई भी कॉइल जो सोलेनॉइड जैसी, जो एनीथिंग। सो यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर अ सर्किट जिसके अंदर कोई कॉइल है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस L है, उसके साथ कोई बैटरी कनेक्टेड है थ्रू एनी की। whenever the circuit is closed, करंट फ्लो करना शुरू करता है। करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, और उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बाहर से पड़ रहा था, यानी कि करंट जो आ रहा था उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था उसको अपोज करता होगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। तो मतलब कि करंट को ग्रो करने में बाधा आएगी। देयर विल बी सम ट्रबल फॉर द करंट टू ग्रो टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम जीरो। तो आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, या फिर बैटरी की कुछ क्षमता में बढ़ानी पड़ेगी ताकि करंट ग्रो कर जाए जल्दी। द अमाउंट ऑफ वर्क वी हैव टू डू विल बी इक्वलेंट टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टेंस कॉइल। उसी की बात करें, ठीक है। ये वाली एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टेंस कॉइल, this energy stored in the inductance coil is in the form of magnetic field। Important बात, this is in the form of magnetic field। चलो लास्ट में लिखा, सारी कहानी एक बार फिर से लिख लो जल्दी से। अब तो आता है आपको कैसे बनानी, कैसे कहानी वीव आउट करनी है। consider a consider a circuit containing a coil of self inductance L connected to a battery through a key। सेल्फ इंडक्टेंस इसका L है। consider a coil of self inductance L connected to a battery ठीक है। when the circuit is closed, बताओ क्या होना चाहिए? when the circuit is closed तो करंट प्रोड्यूस होगा, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि कॉइल में प्रोड्यूस हो जाएगा। कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इंड्यूस कर देगा कॉइल के अंदर, और वो ईएमएफ की वजह से कुछ ना कुछ करंट आ जाएगा कॉइल के अंदर अपने आप से। उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि अगर बाहर से आया हुआ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह था, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन हियर। बाहर से आया हुआ मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ था, तो जो रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है। ऑल इज इन अकॉर्डेंस विद लेंस लॉ। कंसीडर द सर्किट, कंसीडर अ कॉइल ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, current starts to flow, but
is opposed by the back EMF produced inside the inductor. तो करंट ग्रो करना चाहता है, पर इंडक्टर के अंदर जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है उसकी वजह से वो रिवर्स डायरेक्शन में एक दूसरा करंट एक्सपीरियंस करता है, सो फुल स्पीड से ग्रो नहीं कर पाएगा. Which opposes the growth of the current, लिख दिया, but is opposed by the back EMF produced inside the current. अच्छा, and we can say thus some work has to be done in increasing the current from 0 to a maximum value, say I naught. Thus some work has to be done to increase the current from 0 to a maximum value I naught. और जो भी ये वर्क डन हमने एक्सटर्नली करा, यही एग्जैक्टली इक्विवेलेंट होगा टू द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर. क्यों? क्योंकि वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में होता है. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, ये चीज हमें पता है. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो एनर्जी पहले होनी चाहिए थी वही बाद में भी होगी. अगर आपने कुछ नहीं करा सिस्टम के साथ, कुछ भी नहीं, करंट भी नहीं पता, कुछ भी नहीं करा, तो इनिशियली अगर एनर्जी 0 है तो बाद में भी वो नलिफाई हो जानी चाहिए. तो वही देखो. तो सम वर्क हैज टू बी डन, दिस इज द पॉइंट. सर वर्क से मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा देंगे हम ताकि वो ईएमएफ को ओवरकम कर दे. हमारा जो ये रखा है ना इंस्ट्रूमेंट, यस सर. जो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देगा, इसको मेहनत करनी पड़ेगी. हाँ, वही अमाउंट उसका इंक्रीज हो जाएगा ईएमएफ को ओवरकम करने के लिए. So the work done by the current is stored in the form of magnetic field. वो लास्ट में लिखूंगा. अच्छा, हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की भी बातें करते हैं ये, क्योंकि करंट चेंज होगा तभी फ्लक्स एसोसिएटेड बदलेगा. तो ऐसे करते हैं, इफ di by dt is the rate of growth of the current at any time, if di by dt is the rate of growth of current. संजोत, आपको बात समझ में आई है वाली? हाँ जी, हाँ जी. अच्छा, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अगर मैं सिर्फ चेक करूं तो वो हो जाएगा L times di by dt. देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ would be L times di by dt. If di by dt is the rate of change of current, a rate of growth of current at any point, L times di by dt will be the EMF induced. ठीक है, EMF induced पता लग गई, तो वर्क डन निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ? सोचो सोचो. मेरे पास एक आइडिया है, सजेस्ट करूँ या आप लोग सोचना चाह रहे हो पहले? देखो, EMF आ गई, क्योंकि सीधा सीधा आप EMF से तो वर्क डन पे नहीं पहुंच सकते, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाली तो बात ही नहीं आएगी इसमें. कुछ तो लगाओ दिमाग. जो मेरे को आइडिया आ रहा है वो ये है कि हम लोग EMF को करंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो EMF को अगर करंट से मल्टीप्लाई कर दिया, वी विल हैव पावर, एंड पावर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, DE by dt. एनर्जी की जगह वर्क डन लिख लो, वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम, बात बन जाएगी.
डज दैट मेक सेंस टू यू? और फिर मैं ये डेल्टा टी वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो वर्क डन का एक्सप्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। साउंड्स लाइक अ प्लान? Yes, sir. यस सर। ओके, चलो फिर ऐसा ही करते हैं। आप वो पावर को आप ऐसे भी कह सकते हो, वर्क डन पर सेकंड, वर्क डन पर सेकंड वुड बी पावर। और इज इक्वल टू v इंटू आई। v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ईएमएफ, वही है एल डी आई बाई डी, और I इज द करंट। तो आप लिख लो P पावर इज इक्वल टू E टाइम्स I, यानी कि एल डी आई बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाय, ये तो एक बात होगी। सिंस पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क या डी डब्ल्यू बाई डी टी, दिस implies that dw is equal to p times dt. If that's the case, आप p की वैल्यू उठा करके इधर डालो, p की वैल्यू इधर से उठा के इधर डालो। This would mean dw is equal to l I di, dt से dt कैंसिल हो जाएंगे नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। बात समझ में आई? कैसे कैंसिल होंगे लो फिर से देख लो, बहुत बच्ची सी बात है। p लिख लो ऐसा का ऐसा, एल डी आई बाई डी टी इंटू आई, और ये dt के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये dt कट गया, आपके पास बचेगा सिर्फ एल आई डी आई, तो इसलिए वही लिख दिया था। एल आई डी आई। अब लेफ्ट साइड भी डेरिवेटिव फॉर्म, राइट साइड भी डेरिवेटिव फॉर्म, हमें फाइनल जो चीज चाहिए होगी वो इन दोनों का इंटीग्रल करने के बाद आ जानी चाहिए। Therefore, the total work done in increasing the current from a zero value to a maximum value of I naught is given by, therefore, the total work, how do I say this? The total work done in increasing the current, in increasing the current from zero to a maximum value is given by, दोनों को इंटीग्रल कर दो। If you integrate both terms, तो लेफ्ट साइड आ जाएगा इंटीग्रल डी डब्ल्यू और राइट साइड आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ एल आई डी आई। वर्क डन होगा जीरो से कुछ फाइनल वैल्यू तक, और यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास डी आई एक डिफरेंशियल टर्म है, तो मतलब करंट में चेंजेस आ रहे हैं, करंट जीरो से लेके आई नॉट जो हमने मेंशन करा। लेफ्ट साइड पे इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू विल बिकम जस्ट डब्ल्यू, और राइट साइड पे इंटीग्रल ऑफ एल डी आई डी टी, इंटीग्रल ऑफ एल आई डी आई वगैरह वगैरह। इसमें आप एल एक तरफ रख लो अलग से बाहर, क्योंकि एल तो कांस्टेंट है। विल हैव इंटीग्रल ऑफ आई डी आई, इंटीग्रल ऑफ आई इंटू डी आई, जीरो से आई नॉट सॉरी। बताओ अब क्या करेंगे, इसको कैसे करते हैं सॉल्व, किसी को याद है? इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू द पावर n dx। Sir, x raised to power n plus 1 upon n plus 1. वेरी गुड, चलो फिर इधर भी डालो यही तरीका। यू विल हैव i स्क्वायर बाय
और फिर लिमिट्स डालनी है, तो दो पैरेलल लाइंस, लोअर लिमिट अपर लिमिट, सिंप्लीफाई कर लीजिए। L इंटू पहले डालो अपर लिमिट, फिर नेगेटिव साइन डालो, फिर लोअर लिमिट डाल दो, तो मतलब I की जगह पे डालो पहले I नॉट, स्क्वायर हो रहा था स्क्वायर कर दो, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट डालो I की जगह यानी 0, उसका भी स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाय, दिस शुड गिव यू नथिंग जस्ट L I स्क्वायर I नॉट स्क्वायर बाय 2, या आप इसको सिर्फ ऐसा कह लो, दिस इज नथिंग मोर देन दिस। ये तो वर्क डन है। वर्क डन चेंज इन एनर्जी होता है, work done stored is in the form of energy of the inductor, work done is in the form of stored energy in the inductor, और इसलिए आप इसको इंटरचेंजेबली एनर्जी के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। एनर्जी इनसाइड द इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर। I guess I have made my point pretty clear here. Yes, sir. Okay. कंप्लीट कर लो अपना। और आप क्या लिखोगे? एक छोटी सी बात और डाल दो कि दिस एनर्जी stored is in the form of magnetic field inside the inductor. This energy is in the form of magnetic. Done. कर लिया जी आपने सबने? Yes, sir. Great. Now let's take some questions out of it. ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, एकदम से खत्म हो गया। दिस इज EMI यूनिट 4 है ना? हाउ अबाउट डूइंग क्वेश्चन नंबर 4? आप सबको दिख रहा है क्वेश्चन 4? इन केस नॉट तो लो भाई, here we are. और बड़ा करूं? दिख रहा है बस तो है ना थोड़ा सा बड़ा करो सर। अभी? और बड़ा हाँ करें? सर, नहीं सर ठीक है। अ सोलोनॉइड विद एयर कोर, एयर कोर मतलब कि सोलोनॉइड के अंदर हवा भरी है। हवा भरी है मतलब कि म्यू लिखते थे जहां पे हम, जिसको कि म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिख दिया था बाद में, यानी परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम परमिएबिलिटी ऑफ एयर के बराबर होगी, विच इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फॉर एयर म्यू आर इज 1 फॉर एयर, रिमेंबर। जो भी हम परमिएबिलिटी के ऊपर बातें करते आए हैं वो कोर की परमिएबिलिटी होती है ना। चलिए सवाल है, अ सोलोनॉइड विद एयर कोर हैज अ लेंथ ऑफ blah blah meters 0.314 meter and area of cross section इतना, its total number of turns is 1200, find the self inductance of the coil, very simple, 1 mark question। पर इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला है। अगर नहीं पता तो फटाफट से आप डिराइव भी कर सकते हैं, साथ में ही फटाफट से डिराइव कर सकते हैं। कैसे कि मेरे को याद है फ्लक्स इज इक्वल टू L टाइम्स I, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए होता था, बट ऑल्सो फ्लक्स इज इक्वल टू
फ्लक्स इज इक्वल टू n टाइम्स b डॉट a, b इंटू a। b क्या होता था? b होता था जी म्यू नॉट म्यू r इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, so l बाय n बाय l इंटू i, ये होता था b। और ये सारी चीजें मल्टीप्लाई कर देकर इकट्ठे तो हो जाएगा म्यू नॉट म्यू r n स्क्वायर बाय l a इंटू i। अब इनको कंपेयर करो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वलेंट है, तो l के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन तैयार। तो अगर आपको नहीं भी आता, उस टाइम पे याद नहीं भी है, आप साथ का एकदम साथ के साथ डिराइव भी कर सकते हो, छोटी सी चीज है ना। तो बस उठा करके वैल्यूज डाल दो आपको। सोलेनॉइड विद एयर कोर, तो एयर है कोर में, मतलब कि म्यू आर इज इक्वल टू 1, हैज अ लेंथ ऑफ 0.314, so l is equal to 0.314 meter. Area of cross section is also given 12 into 10 power minus 4 meter square. Its total number of turns यानी कि कैपिटल N is equal to 1200. Find the self inductance, आपसे L पूछ लिया है, बताओ मुश्किल है? नहीं सर, कर रहे हैं। करो फटाफट से। Since L is equal to mu naught mu r n square a by L, तो म्यू नॉट की तो वैल्यू हमें पता ही है, म्यू नॉट बाय 4 पाई होता था 10 रेज टू द पावर -7 इन एसआई यूनिट्स। तो सारी एसआई में है, पहले ये चेक कर लिया, सिंस दे आर इन एसआई ऑल ऑफ देम, तो हम क्या करेंगे, बस ये समझेंगे कि म्यू नॉट बाय 4 पाई इज 10 पावर -7, तो जस्ट म्यू नॉट वुड बी 4 पाई इंटू 10 पावर -7, सिंपल। सर L is equals to 6.9 into 10 raised to power 5 हेनरी आ रहा है। जो मर्जी है, पर मेरे को तो बहुत नींद में लग रहा है, क्या बात। 6 पॉइंट कितना? सर 9। 6.9 करेक्ट, 6.912 10 पावर -3 मिली, या फिर मिली लिख लो। क्या बात, भयानक निद्रा है आपको आ रही है। तो म्यू नॉट की वैल्यू डालो जी सारे, 4 पाई इंटू 10 पावर -7। म्यू आर 1 है, तो लिखने की कुछ खास जरूरत है नहीं, मैं लिख देता हूँ। एन, एन कितना है? 1200, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो चलो 2 बार लिख लेते हैं, 1200 इंटू 1200। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 12 इंटू 10 पावर -4, 12 इंटू 10 पावर -4। अच्छा जी, डिवाइडेड बाय एल, व्हाट इज एल? 0.314, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं तो बहुत सुंदर लगेगा मुझे। तो ये पाई से तो 3.14 सीधा ही गया, फिर ये 4 जीरोस 10 पावर -4 से गई, तो बचा क्या? 12 का क्यूब इंटू 4 इंटू 10 पावर -7। 12 का क्यूब होता है 1728, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे को लग रहा है सही है यस सर 1728। सही है। So 4 into 1728 into 10 raised to the power -7, सॉल्व कर लोगे, आंसर आना चाहिए इन हेनरी, क्योंकि हम एल की वैल्यू निकालते हैं, एल इज ऑलवेज इन, जो भी आएगा। पृथ्वी बता इंटू रहा 10 है रेज्ड टू पावर 6.9, -63 होना चाहिए। क्या बात, आपके सेकंड हाँ लास्ट यस स्टेप। यस यस आई गेट इट, 10 पावर -6, बिकॉज यहाँ पे -1, तो ये भी इसके साथ माइनस करते हैं, ठीक है करेक्ट। तो 6.9 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 की फॉर्म में कुछ ऐसा आंसर आएगा। -3 हेनरी ऐसे लिख लो, या फिर लिख लो 6.9 मिली हेनरी, योर चॉइस। सुशांत, आपको समझ में आई बात? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करें, फिर चलते हैं। पारुल, आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में कर दो एक्चुअली, मेरे को कहीं नेक्स्ट क्लास क्या करें? मतलब न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करवा दें? यस सर। देख लो, आपकी मर्जी, जो करना चाहता है कर सकता है। आप जाना चाहते हो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लास होगी, इसके आगे कुछ नहीं कराएंगे। ओके।
सर कौन सा क्वेश्चन है? I guess you can do question number 5. Find the change in current in 10 power minus 2 second that induces an EMF of 300 volt in the inductor of 10 Henry. Ah, so sweet question. चलो भाई करो. Very easy. Charge unit means look. Hang on. Change in current बताना है आपने in 10 power minus 2 seconds that induces an EMF of कितना in an inductor. Come on, आपको EMF दे रखी है, आपको इंडक्टेंस बता रखी है, टाइम में चेंज भी बताया हुआ है, तो एक फॉर्मूला तो फटाफट से दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए दैट EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ L टाइम्स DI by dt. 3 एम्पियर L आपको बताया है 10 हेनरी, EMF 300 वोल्ट, चेंज इन करंट अननोन, चेंज इन टाइम नोन. 3 एम्पियर है 3 एम्पियर आ रहा है, तो 0.3 एम्पीयर आ रहा है. इसको DI by dt की बजाय डेल्टा I by डेल्टा t लिखना फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि चेंज इन टाइम इज जस्ट 0.01 सेकेंड, जो कि बहुत छोटा नहीं है कि हम उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें. हाँ, तो ऐसे करना. कितना है बताओ संजोत, थर्ड पर्सन भी बता देगा. हाँ सर 0.3 है वो. एक्चुअली मैंने ईएमएफ को 3000 ले लिया था. 0.3 0.3 है आंसर. एम्पियर. तो चेंज इन करंट एम्पीयर पर सेकंड नहीं होना चाहिए. क्यों भाई? हाँ नहीं सर, कुछ नहीं. तो दिस इज अगेन अ 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी सिंपल. ओके, सारे सवाल कुछ मुश्किल नहीं है. ऐसे ही आपको ये वाली असाइनमेंट के सारे सवाल प्यारे प्यारे सारे सेंड करते ना हो जाएगी सेंड. इसका बस लास्ट के 2 टॉपिक रह गए. एक हमारा है ट्रांसफॉर्मर, एज ऑफ डिसेप्टिकॉन, और एक रह गया अपना AC जनरेटर. AC जनरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मर इज इवन मोर इंपॉर्टेंट. चलो सर, स्टार्टिंग का दिखा दोगे? स्टार्टिंग का क्या दिखाएं? जो आज करा है पहले आधे घंटे.